हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 82 के साथ हाजिर हूँ। कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद एडम जिन्हू से कहते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक फीस्ट का इंतजाम किया है, अगर तुम बिजी नहीं हो तो हमारे साथ आओ, खाना खाकर जाना। सामने की तरफ देखता है तो सामने से ल्यूसी गैंग आ रहा होता है। ल्यूसी गैंग उसके सामने आकर चाइनीज में कुछ कहता है। जिन्हू एडम से कहता है, ये क्या बात कर रहा है, ट्रांसलेट करके बताओ। एडम जिन्हू को बताता है, ल्यूसी गैंग कह रहा है कि तुमने जो जायंट छोड़ दिया था वो चाइना की तरफ आ गया था और मैंने इसको मार डाला। जिन्हू एडम से कहता है, तुम्हें चाइनीज भी आती है। एडम उसे कहता है, मैं एशियन ब्रांच का मैनेजर हूँ, मुझे एशिया में बोली जाने वाली सारी लैंग्वेजेस आती हैं। एडम जिन्हू से कहता है, ल्यूसी गैंग कह रहा है कि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल था। उस जायंट मॉन्स्टर के साथ फाइट मेरी काफी अच्छी रही, लेकिन मुझे काफी ज्यादा मुश्किल हुई क्योंकि वो पानी के अंदर था। ल्यूसी गैंग कह रहा है कि वो तुमसे तब से मिलना चाहता था। क्या आखिर ऐसा कौन सा हंटर है जिसने ऐसे बहुत सारे जायंट्स को अकेले ही संभाल लिया। साथ ही ल्यूसी गैंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है। एडम जिन्हू से कहता है, ये कह रहा है कि ये तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश हुआ है और इसलिए भी खुश है कि तुमने थॉमस को उसकी जगह दिखा दी और इसे पूरा यकीन है कि थॉमस ही गलत होगा, इसलिए तुमने उसको सजा दी है। जिन्हू कहता है, मुझे तो इसे देखकर लगा था ये बहुत ज्यादा बुली होगा, लेकिन ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। जिन्हू से हाथ मिला लेता है। हाथ मिलाने के बाद ल्यूसी गैंग जिन्हू से फिर से कुछ कहता है, लेकिन एडम उसको ट्रांसलेट नहीं करता और ल्यूसी गैंग वहाँ से चला जाता है। जिन्हू एडम से कहता है, लास्ट पे इसने क्या कहा। एडम जिन्हू को बताता है, लास्ट पे उसने ये कहा, उम्मीद करो कि वो मॉन्स्टर तुम्हारी फैमिली से ना हो, वरना बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा। उसी वक्त डेविड वहाँ पर आते हैं और जिन्हू से कहते हैं, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। डेविड जिन्हू को अपने साथ लेकर ऑफिस में चले जाते हैं, जहाँ पर नॉर्मा सैलर पेरेंट्स बैठी होती है। जिन्हू नॉर्मा को देखकर हैरान होता है और कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम दोबारा मुझसे नहीं मिलना चाहोगी क्योंकि तुम उस दिन बहुत ज्यादा डर गई थी। नॉर्मा जिन्हू से कहती है, मुझे हमेशा रात को एक ड्रीम आ रहा है जिसमें हमारे टॉप हंटर्स को कुछ मॉन्स्टर्स मार रहे हैं और कुछ दिन के बाद मेरा वो ड्रीम सच हो जाता है। जिन्हू से कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या तुमने क्रिस्टोफर रीड का भी ड्रीम देखा था। डेविड कहते हैं, हमने रीड को वार्न किया था लेकिन उसने हमारी वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया और बाकी की बात का तुम्हें पता है, अब वो मर चुका है। नॉर्मा कहती है, जितने भी हमारे पास पावरफुल हंटर्स हैं, जैसे कि नेशनल लेवल के हंटर्स हैं, उन्हें कोई मार रहा है और उन्हें मारने वाला रुकने वाला नहीं। जिन्हों नॉर्मा से कहता है, तो क्या तुम मुझे भी वार्निंग देने वाली हो, क्या तुमने मेरा भी कोई ड्रीम देखा है। नॉर्मा से कहती है, नहीं, मैंने तुम्हारा कोई ड्रीम नहीं देखा, हमने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि तुम उन सब को प्रोटेक्ट कर सको। मैंने अपने ड्रीम्स में उन सारे हंटर्स के चेहरों को याद करने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर पाती। लास्ट टाइम तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था और मैं तुम्हारे माइंड के अंदर गई थी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डर गई थी क्योंकि सामने से तुम मुझे देख रहे थे, या फिर वो तुम नहीं कोई और चीज थी। जिन्हू से कहता है, तो तुम्हें वहाँ पर क्या पता चला। नॉर्मा उसे कहती है, मुझे एक आवाज आई थी। जिन्हू से कहता है, उस आवाज ने क्या कहा। नॉर्मा उसे कहती है, उसने कहा था कि वापस जाओ और जाकर जंग की तैयारी करो। जिन्हू के पास उनका हैरान हो जाता है और कहता है, किंग ऑफ जायंट ने भी मुझे यही कहा था कि रूलर्स और मोनार्च के दरमियान वार होने वाली है। जिन्हू कहता है, अगर ऐसी बात है तो ये सारे लोग जो कि हंटर्स को मार रहे हैं वो किस साइड पर है, रूलर्स की या फिर मोनार्च की। जिन्हू नॉर्मा से कहता है, लेकिन इस सब का मुझसे क्या ताल्लुक है, आखिर तुम मुझसे ये क्यों कह रही हो कि मैं उन सबको जाकर प्रोटेक्ट करूं। नॉर्मा उसे कहती है, इस सब का ताल्लुक तुम्हारे अंदर मौजूद पावर से है क्योंकि तुम्हारी पावर उन जैसी है। डेविड जिन्हू से कहते हैं, वो जो लोग भी हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमारे हंटर्स उनको हैंडल नहीं कर सकते, हमें तुम्हारी लिमिटलेस पावर की जरूरत है। डेविड कहते हैं, पहले तो हम लोग भी इस बात से कन्विंस नहीं थे कि तुम इन सब हंटर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो, लेकिन कल की तुम्हारी फाइट जो कि तुम्हारी थॉमस के साथ फाइट हुई है, उसको देखने के बाद बहुत सारे हंटर्स इस बात को मानने को तैयार हैं कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। डेविड जिन्हू से कहते हैं, हम तुमसे कुछ भी फ्री में नहीं मांग रहे, हम तुम्हें वो रून स्टोन देंगे जो कि हमें केमिस्ट की बॉडी से मिला है, अगर तुम हमारी मदद करते हो और सारे हंटर्स को प्रोटेक्ट करते हो। हमारी इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे हंटर्स हैं जिनको बहुत ज्यादा पावर मिली है और वो हमारी पूरी दुनिया को सपोर्ट कर रही है। अगर वो सारे हंटर्स मारे जाएंगे तो हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। जिन्होंने उनकी बात सुनने के बाद कहता है, मुझे माफ कर दे, मैं आपका साथ नहीं दे सकता। डेविड उसे कहते हैं, अब इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम अभी तक थॉमस की वजह से नाराज हो। जिन्होंने उनसे कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि मुझे किसकी साइड से फाइट करनी है। और साथ ही जिन्होंने उठकर वहां से चला जाता है, जबकि एडम वाइट ये सोच रहे होते हैं कि जिन्हू ने कहा था कि वो सारे हंटर से फाइट लेगा अगर किसी ने उसके फादर को हाथ लगाया तो, और वो बहुत ज्यादा घबराया होता है। जिन्हू थोड़ा सा आगे जाता है और वापस की तरफ मुड़कर कहता है, एडम वाइट, क्या तुम मुझे लिस्ट दे सकते हो उन सारे हंटर्स की जिन्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी उस पार्टी में जाकर जहाँ पर सारे हंटर्स खाना खाने के लिए आने वाले हैं। एडम वाइट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे वो सारे उस पार्टी में चले जाते हैं। जिन्हू जिन्हों के साथ जाता है। जिन्हू से पूछता है, क्या अब तुम ठीक हो। जिन्हू से कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और साथ ही वो रोते हुए कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुमने मेरे लिए स्कैवेंजर गिल्ड से फाइट ली और थॉमस आंद्रे को पीटा। वहीं पर खड़े हंटर जिन्हू की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं, ये हमारे सामने खड़ा है लेकिन हमें जरा भी महसूस नहीं हुआ, इतना ज्यादा पावरफुल शख्स हमारे सामने आकर खड़ा हो गया।
उसी वक्त एक शख्स आके बढ़ता है और कहता है, मैं एक इंटरनेशनल कंपनी का सीईओ हूँ और हम मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज को खरीदते हैं जिससे हम लोग वेपन्स बनाते हैं। अगर आप लोगों को मुझसे बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो तो आप लोगों की सारी डंजन से क्लियर की हुई डेड बॉडीज को हमारी कंपनी खरीदने को तैयार है। हम लोग आपके साथ बिजनेस करेंगे। जिन्हों उससे कहता है, मेरा काम सिर्फ रेड्स को लीड करना है। बिजनेस के सारे मामलात मेरे वाइस चेयरमैन जिन्हों तय करते हैं। आप इससे बात कर सकते हैं। जिन्हों उस शख्स को लेकर साइड पे चला जाता है और कहता है, वैसे हम लोग ऐसी जगह पर बिजनेस डील नहीं करते लेकिन आपके लिए कर सकते हैं। फिर वो दोनों साइड पे चले जाते हैं। उसी वक्त एडम वाइट लिस्ट लेकर आते हैं और जिन्हों से कहते हैं, ये उन सारे हंटर्स की लिस्ट है जो आपने मांगी थी। हमने इन सारे हंटर्स की रैंकिंग की है 1 से लेकर 10 तक। हमने टोटल 10 हंटर्स को शॉर्ट लिस्टेड किया है जिनको तुमने प्रोटेक्ट करना है। इन सबको खतरा है। जिन्हों एडम से कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है ये सारे 10 के 10 हंटर्स ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिन्हों एडम से कहता है, हंटर रैंकिंग के मुताबिक मेरा रैंक क्या होगा। एडम उसे कहता है, अगर हम तुम्हारी जापान की रेड को भी इसमें शामिल करें तो तुम्हारा रैंक तीसरा या चौथा होगा। जिन्हों उस लिस्ट में पहले 4 नामों को देखता है। सबसे पहले पर थॉमस आंद्रे होता है, दूसरे नंबर पर ल्यूजी गैंग होता है, तीसरे नंबर पर क्रिस्टोफर रीड होता है और चौथे नंबर पर हमारे इंडिया से सिद्धार्थ बच्चन होता है। अगर सिद्धार्थ के सामने बच्चन नहीं होता तो मैंने तो इसको बाहुबली समझ लेना था। जिन्हों कहता है, मेरे पास इतना सारा टाइम नहीं है कि मैं इन सभी के नाम याद करूं। साथ ही वो अपने शैडोज को रिलीज करता है और कहता है, इन सब के साथ अपना एक शैडो लगा देता हूं, ये ज्यादा आसान रहेगा। जिन्हों कहता है, मैं अपने शैडोज की मदद से अगर किसी का रूलर्स के साथ कोई ताल्लुक है तो रूलर्स को भी देख सकता हूँ। इससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन है। वहीं पर पार्टी में थॉमस आंद्रे भी आ जाता है। थॉमस जिन्हों से कहता है, मैं यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। थॉमस के बाजू पर पट्टी बंधी होती है। थॉमस जिन्हों से कहता है, मेरा बाजू इतना ज्यादा डैमेज हो गया है कि हीलर्स भी इसे हील नहीं कर पा रहे। डॉक्टर ने कहा है कुछ अर्सा रेस्ट करो, ये खुद बहुत ठीक हो जाएगी, लेकिन इसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। थॉमस जिन्हों से कहता है, हम दोनों की फाइट के बाद तुम मेरे गिल्ड के सारे मेंबर्स को मार सकते थे क्योंकि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुमने मेरे किसी भी मेंबर को नहीं मारा सिवाय डांगसू के, जिसकी गलती थी। थॉमस जिन्हों से कहता है, मेरा सवाल तुमसे ये है, तुमने हम सबको जिंदा क्यों छोड़ दिया। जिन्हों थॉमस से कहता है कि तुमने ऐसा कोई भी गुनाह नहीं किया, कोई भी ऐसा जुर्म नहीं किया जिसके लिए तुम्हें मौत की सजा दी जाती। बस पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है, ठीक है, मैं डांगसू का फ्यूनरल प्लान कर रहा हूँ। हालांकि उसने ऐसा जुर्म किया था जिसके लिए उसे मौत की सजा दी गई, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि उसका फ्यूनरल ठीक तरीके से हो। साथ ही थॉमस जिन्हों से कहता है, जैसे मेरा बाजू ठीक हो जाएगा मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाना चाहूंगा। अगर तुम मेरी ऑफर को मुनासिब समझो तो मेरी मैनेजर को अपना कांटेक्ट नंबर दे दो, मैं बाद में तुमसे कांटेक्ट करूंगा। लोरा आगे बढ़ती है और जिन्हों से कहती है, मेरे मास्टर ने अपने ग्रेटिट्यूड को जाहिर किया है क्योंकि आपने उसके गिल्ड मेंबर्स को नुकसान नहीं पहुंचाया। हालांकि वो ऐसा दिखता नहीं है लेकिन वो बहुत ज्यादा शाई पर्सन है। लोरा जिन्हों से कहती है, क्या तुम मुझे अपना कांटेक्ट नंबर दे सकती हो। मेरे मास्टर तुम्हें वैसे भी एक गिफ्ट देना चाहती है। अगर तुम्हें कुछ स्पेसिफिक गिफ्ट चाहिए तो तुम हमें बता सकते हो, हम तुम्हें वही गिफ्ट देंगे। जिन्हों से कहता है, नहीं थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए। लोरा उसे कहती है, मेरे मास्टर अपने ऊपर किसी का एहसान नहीं रखते, उन्हें बहुत ज्यादा अनईजी महसूस होता है, इसलिए प्लीज अपने लिए कुछ सिलेक्ट करो, हम तुम्हें कुछ भी गिफ्ट देने को तैयार हैं। जिन्हों से कहता है, अच्छा ठीक है, तुम लोग मुझे गिफ्ट देना ही चाहते हो तो मुझे कोई डैगर दे दो, कोई अच्छा सा नाइफ चलेगा। लोरा उससे कहती है, ठीक है, मैं मास्टर को जाकर बता दूंगी, हम आपके लिए कोई अच्छा सा नाइफ अरेंज कर लेंगे। फिर वो वहाँ से चली जाती है। एडम उसे कहता है, क्या अब हम लोग सारे हंटर से मिलने के लिए चले, मैं सबसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। जिन्हों से कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने सारा बंदोबस्त पहले से कर लिया है। जिन्हों एडम से कहता है, क्या यहाँ पर एक बंदा कम है, मुझे लगता है कि 6 रैंक का हंटर यहाँ पर नहीं है। एडम उसे कहता है, तुम्हें कैसे पता चला, हमारे पास एक बंदा कम है। एडम उसे बताते हैं, कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही हमारा उसके साथ कांटेक्ट नहीं रहा, वो पता नहीं कहाँ चला गया है, गायब हो गया है। रैंक नंबर 6 पे एक ब्राजीलियन हंटर है जो कि गायब हो चुका है। ब्राजील की एजेंसी भी उसे ढूंढने में लगी हुई है। जिन्हें वो सोचता है शायद वो भी मर चुका है। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 7 लोग बचे हैं जिन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट सीन कोरिया का होता है जहाँ पर चेयरमैन गो गानही बड़े ही आराम से अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। गानही अपने दिल पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, मेरा दिल आजकल बहुत ज्यादा एबनॉर्मल रिएक्ट कर रहा है, पता नहीं, मुझे लगता है शायद मैं अपनी लिमिट पर पहुंच चुका हूँ, मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ। चेयरमैन गानही कहते हैं, मेरे डॉक्टर ने कहा था कि अगर मैं इसी तरह काम करता रहा तो मैं 6 महीनों में मर जाऊंगा, लेकिन इस बात को हुए भी 1 से 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मैं अभी तक जिंदा हूँ। लेकिन क्या किया जा सकता है, मेरी बॉडी अपनी लिमिट को पहुंच चुकी है। उसी वक्त घर से उन्हें कॉल आती है। चेयरमैन गानही की बीवी उसे कहती है, क्या आप ठीक है, घर कब आने वाले हैं। चेयरमैन उसे कहते हैं, तुम तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हो, मैं जल्दी ही घर आने वाला हूँ। लेकिन उसी वक्त चेयरमैन को कुछ अजीब सा महसूस होता है। चेयरमैन कहते हैं, अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन जैसे ही वो दूसरी तरफ देखते हैं तो सामने मुनाचा फ्रोस्ट बैठा होता है। चेयरमैन कहते हैं, ये इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गया, मुझे कुछ महसूस भी नहीं हुआ। चेयरमैन कहते हैं, इसे देखकर तो लगता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं अपनी स्ट्रेंथ के साथ इससे फाइट नहीं कर पाऊंगा। मुनाचा फ्रोस्ट उसे कहता है, मैंने इस स्पेस को एक अलग डायमेंशन में सील कर दिया है,
कोई भी तुम्हारी मदद करने को यहाँ पर नहीं आएगा। चेयरमैन कहते हैं क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ, लेकिन साथ ही मुनाचा अफरोज उसके कंधे पर अटैक करता है और कहता है नहीं तुम कोई सपना नहीं देख रहे, ये हकीकत है। चेयरमैन उससे पूछते हैं तुम कौन हो। मुनाचा अफरोज से कहता है मुझे तो लगा था शायद तुम मुझे ऐसे ही पहचान लोगे, लेकिन तुम तो सिर्फ एक इंसान हो। अपनी ट्रू फॉर्म में आए बिना तुम मुझे पहचान भी नहीं सकते। और यहीं पर हमारी एपिसोड 82 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।